हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है। पहला पूछा जाएगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे, उसके बाद पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो पहले देखिए नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो महापद्म नंद जी थे। अब इनसे जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह शासक कौन था जिसने सबसे पहले एकराट की उपाधि धारण की थी। तो एकराट की उपाधि धारण करने वाले महापद्म नंद थे और ये नंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। बात करें घनानंद की तो घनानंद आप लोगों को पता होगा कि ये अंतिम शासक थे। ये कौन थे, अंतिम शासक थे नंद वंश के। और घनानंद को मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की। तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे घनानंद को। अभी आप लोगों को पता होगा कि आरपीएफ में क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था। अब इसमें लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि बिंदुसार था या बिंबिसार था। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, बिंबिसार या बिंदुसार। तो ध्यान रखेंगे बिंदु। आप लोगों को पता होगा कि विष पीने की वजह से क्या हुआ था कि बिंदुसार जो थे, इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो चाणक्य थे उन्होंने इनका नाम क्या रखा था, बिंदुसार। तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पुत्र का नाम था। और यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अभी ये आरपीएफ में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, घनानंद अंतिम शासक थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे बिंदुसार। आई होप इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चारों ऑप्शन को हम लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। यहाँ द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है। अब पुस्तक से एक क्वेश्चन आता ही है। तो द किस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, इमरान हाशमी की है। ध्यान रखें। अब यहाँ पर सोनू सूद आई एम नो मसीहा किसकी है, वो सोनू सूद जी की है। ऋषि कपूर की बात करें तो खुल्लम खुल्ला है। और आयुष्मान खुराना की बात करें तो द क्रैकिंग कोड द जर्नी ऑफ बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये किसकी है, आयुष्मान खुराना की है। और इसमें मदद किसने की थी, तो ताहिरा कश्यप जी ने। ये क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछा गया था कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक किसकी है। तो ध्यान रखेंगे आयुष्मान खुराना जी की। ऋषि कपूर की खुल्लम खुल्ला बहुत पूछी जाती है। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा बहुत पूछी जाती है। और द किस ऑफ माई लाइफ किसकी है, इमरान हाशमी की। अब यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे अनुपम खेर की भी बहुत पूछी जाती है। क्या है, अनुपम खेर की पुस्तक का नाम, तो ध्यान रखिए योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी है, वो अनुपम खेर की है। अरुंधति राय की बहुत पूछी जाती है। क्या, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है, अरुंधति राय की है। ध्यान रखेंगे बहुत ही। उसके बाद द गाइड किसकी है, आर के नारायण की। बात कर ले अरविंद अडिग की कौन सा है, तो द व्हाइट कौन सा है, आप लोगों को पता होगा द व्हाइट टाइगर किसका है। तो ध्यान रखेंगे अरविंद अडिग का। और आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो क्रिकेट के प्लेयर हैं आप लोगों को पता होगा प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर जी की। उसके बाद मिल्खा सिंह की आप लोगों को पता होगा द रेस ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली दैट क्या है, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है, ये सौरव गांगुली की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, तो युवराज सिंह की। तो ये सारी पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, बोध गया में। निर्वाण कहाँ हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, वो कुशीनगर में सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुंडलवन कस्बे में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में। और तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखेंगे पहला कहाँ हुई, राजगृह, फिर वैशाली। तीसरा कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहले में सम्राट कौन थे, तो सम्राट
अजातशत्रु थे, उस दूसरे में काला अशोक थे, तीसरे में सम्राट अशोक स्वयं थे और चौथे में कौन थे? तो ध्यान रखेंगे कनिष्क थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ? आप ध्यान रखेंगे सिपाही विद्रोह क्या था, तो जो 1857 की क्रांति थी उसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान रखेंगे, और जो क्वेश्चन बनता है कि इस क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। इसकी मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे जो नियुक्त किए गए थे इसे दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से, वो कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल थे, भूलिएगा मत, कौन थे? कैंपबेल थे। अब बात कर ले कि जो बहुत पूछा जाता है कि इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, जिसमें ऐसी बात उभर कर आई थी लोगों के सामने कि एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चमड़ों का प्रयोग किया गया है कारतूस के रूप में, और जब उसे चलाना होता था तो उसे दांत से खींचना पड़ता था। इसलिए जो सिपाही थे वो बहुत इससे नाराज़ हुए, उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया। तो ये क्रांति बहुत आगे तक फैली, और एक आप लोगों को पता है कि 1857 बहुत ही बड़े लेवल पर उठ गई थी, और ये अगर इतना भारतीय लोगों के बीच में इतना अगर छिटपुट ना होता तो हो सकता था कि भारत इसी समय भी आज़ाद हो सकता था। आप लोगों ने अगर इसके असफलता के कारण को पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं बनते हैं, हम लोग उससे पहले देखते हैं कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। बात कर ले कि लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। ग्वालियर से किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे तात्या टोपे। और कानपुर से नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। बिहार से बात करें तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग संविधान का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 110 में किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका उल्लेख कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, यहाँ से नहीं आता, मतलब ऐसे ही आता है कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक तो बुलाते हैं कौन? हमारे प्रेसिडेंट जी। कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो आर्टिकल हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि 30 अगस्त 2022 को जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किसे? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, पूछा गया था क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे गोदावरी। और कल के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, सिंधु, महानदी या तापी? तो नर्मदा और ताप्ती तो आप लोगों को पता है, नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये जाकर गिरती है अरबियन सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है आप लोगों को पता होगा, असम के गुवाहाटी में स्थित है। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अम्बुबाची मेला। कौन सा? अम्बुबाची मेला यहाँ पर लगता है और ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में है, और यहाँ पर एक अम्बुबाची मेला लगता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। जगन्नाथ मंदिर बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे जगन्नाथ मंदिर कहाँ है?
जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, पूरी उड़ीसा में है। ये बहुत पूछा जाता है वही। और ये पूछा जाता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर असम कहाँ का है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है। इसमें पता होगा आप लोगों की 3 लोगों की मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और इनकी बहन सुभद्रा। तीनों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और वहीं पर पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो भी उड़ीसा में है। ध्यान रखेंगे किसने बनवाया था, तो नरसिंह प्रथम ने। बहुत पूछा जाता है। तो खजुराहो मंदिर बहुत पूछा जाता है कहाँ है, तो खजुराहो मंदिर चंदेल वंश ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, चंदेल वंश ने बनवाया था। और कहाँ है ये, तो मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूखा रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स रोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से जो विटामिन से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है बेसिक, उससे देख लेते हैं कि विटामिन पूछा जाता है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील और कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील है। तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए, डी, ई और के ये हैं वसा में, और उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा लिखा है, अगर ना ध्यान रख पाए तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कीड़ा जो होगा वो वसा में होगा, बाकी जो बी और सी है वो पानी में होंगे। या ऐसे ध्यान रखिए कि बी और सी यानी कि भैंस गई पानी में, तो ये पानी में हो जाएंगे, बाकी जो बचा ए डी के वो वसा में हो जाएगा। तो जैसे भी ध्यान रख पाए बस ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। अब विटामिन की खोज किसने की थी, ये बहुत आता है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, विटामिन की खोज फंक ने की थी। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी कि इनके रासायनिक नाम ध्यान रखने के लिए। क्या ट्रिक थी, तो आप लोगों को पता होगा कि रथ पर एक टॉफी है, रथ पर एक टॉफी है, मैंने बताया था, और बताया था कि पर को हटा दीजिए। तो रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फ्लोक्विनोन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कर्बिक, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लोक्विनोन, ये हो गए इनके रासायनिक नाम। तो इतना क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन से इतने ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नहीं तो कभी कभी पूछा जाता है पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, तो B3 से होता है, वो भी ध्यान रखिए। यामिनी की उस मूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से है, ये दोनों से संबंधित है। और इनका भी 2024 में निधन हो गया है, आप लोगों को पता है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखेंगे। तो भरतनाट्यम यहाँ पर ऑप्शन में है, तो भरतनाट्यम हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से वो संबंधित हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सतपुड़ा आप लोगों को पता होगा कि किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मैंने बताया था कि जो भगवान कृष्ण से संबंधित उनके जितने नाम होंगे वो सारे कहाँ पर होंगे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, वो सारे मध्य प्रदेश में होते हैं। जैसे पन्ना ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़, उसके बाद सतपुड़ा यहाँ पर है ही, सतपुड़ा हो जाएगा। वन विहार भी यहीं पर हो जाएगा, संजय भी यहीं हो जाएगा। तो पन्ना, बांधवगढ़, माधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, ये सब कहाँ है, तो ये सब मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। और मैंने हरियाणा का बताया था, सुल्तान और ग्लेशियर कहाँ का है, ये हरियाणा का है। पूछा जाता है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था, तो ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला जो नेशनल पार्क था वो कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हालांकि उस समय उसका नाम वो नहीं था, लेकिन बाद में पड़ा। और वर्तमान में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। अब उसका नाम बदल गया है, तो वो भारत का पहला था। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे वो लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा की बात करें हम लोग तो साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो तीनों बातें ध्यान रखेंगे।
संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 राइट आंसर होगा हम लोगों को। संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लें हम लोग तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम गवर्नर पूछे, ओनली गवर्नर जनरल नहीं, तब रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? बहुत क्वेश्चन आता है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? वो हो जाएंगे कॉर्नवालिस। और पूछा जाए कि भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, रेल का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी? 1853 में चली थी। बहुत पूछा जाता है कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये बातें भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि जो वुड डिस्पैच था वो किसके समय आया था? वुड डिस्पैच जो था वो किसके समय आया था? डलहौजी के समय ही आया था। और ये किससे रिलेटेड था पूछा जाता है? तो ये एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड था। ध्यान रखेंगे। भारत में डाक का जनक भी इसी को कहा जाता है, डलहौजी को, तो ध्यान रखेंगे। एंटिमोलॉजी किससे संबंधित है? तो इंसेक्ट, जो कीटों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? एंटिमोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और वृक्ष का अध्ययन क्या होता है? डेंट्रोलॉजी। तो लॉजी से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कीटों का अध्ययन एंटिमो, शैवाल का फाइको, कवक का माइको और वृक्ष का डेंट्रोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष से जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे, भारत की जो प्रस्तावना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। और इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, तब पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसमें केवल 3 ही शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो चाहे जो पूछे आप लोग क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। मात्र एक ही बार संविधान संशोधन अभी तक हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 में। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। और ये पास कब हुआ था, यानी कि स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ है IMF का? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन में है। पेरिस में किसका है? तो आप लोगों को पता होगा पेरिस में किसका है? पेरिस में यूनेस्को का है। किसका है? यूनेस्को का। और उसके बाद बात कर ले कि WHO का कहाँ है? WHO हो गया, ILO हो गया, इस सब का कहाँ है? जिनेवा में है। रोम इटली में किसका है? तो FAO का है। किसका है? FAO का। तो हेडक्वार्टर से भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, ध्यान रखेंगे वैसे। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज हरित क्रांति के अंतर्गत ही आते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक से अधिक फसलों का पैटर्न भी इसमें था। उर्वरकों के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए जिससे उपज में वृद्धि हो। तो ये तीनों घटक हैं किसके? हरित क्रांति के। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य ये हरित क्रांति का एक घटक नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 आता है कि पूछा जाएगा डायरेक्ट कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तब ध्यान रखेंगे MS स्वामीनाथन। तो दोनों ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग और
एम एस स्वामीनाथन भारत के, और विश्व की बात कर ले तो नॉर्मन बोरलॉग। जीवधारियों का 5 वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, किसका नाम ध्यान रखेंगे? व्हिटकर का। लेकिन अब यहाँ से जो और क्वेश्चन बनता है हम लोग पहले उसे देखते हैं। दिया तो इन्होंने था, लेकिन ये 5 जगत कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है, और इसमें से 5 में से क्या किया जाएगा? एक को हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की, और इन्होंने एक बोतल में से खोजी थी। लेकिन बात कर ले कि जो ल्यूमन हॉक थे, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, और उन्होंने पॉन्ड वाटर में की थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूमन हॉक ने। और स्लाइडर एवं स्वान जो थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। और फंक मैंने बताया कि इन्होंने विटामिन की खोज की थी। अब जो व्हिटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था, वो कब किया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 1969 में किया था। और जो 5 जगत में जो उन्होंने वर्गीकरण किया था वो प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, मुनोरा और पादप थे। कौन कौन से थे? नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, मुनोरा और पादप, नाम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान नहीं किया जाता? तो जो खेल के पुरस्कार नहीं होंगे वही नहीं दिया जाता। तो अब आप लोगों को पता होगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, अर्जुन सेकंड है, और ये तीनों किससे संबंधित है? ये खेल से हैं। तो ये खेल दिवस के रूप में, खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो परमवीर चक्र है ये वीरता का है, ये आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों इस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि 29 अगस्त को क्या हुआ था? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा वो हॉकी से रिलेटेड थे, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? गोल। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो दशहरा हो गया, ये किस महीने में मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अश्विन। और आप लोगों को पता होगा कि जो दिवाली है, दीपावली, तो दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? होली किस महीने में मनाई जाती है? रक्षाबंधन किस महीने में मनाई जाती है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कार्तिक महीने में क्या मनाई जाती है? दिवाली। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक महीने में। और फाल्गुन महीने में कौन सा चीज़ मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, होली किस महीने में मनाई जाती है? तो फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। उसके बाद बात कर ले कि जो गणेश चतुर्थी है वो किस महीने में मनाई जाती है? जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले हैं। तो भाद्रपद में कौन सा मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। श्रावण महीने में क्या मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, श्रावण महीने में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या कि दशहरा किस महीने में मनाया जाता है? बसंत पंचमी। तो दशहरा ध्यान रखेंगे किस महीने में मनाया जाता है? अश्विन महीने में। दिवाली कार्तिक महीने में। होली फाल्गुन महीने में। गणेश चतुर्थी भाद्रपद में। रक्षाबंधन श्रावण महीने में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यंग इंडिया पुस्तक किसकी है? तो यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी की है। और वहीं पर न्यू इंडिया की बात कर ले तो न्यू इंडिया किसकी है? तो ध्यान रखेंगे न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। और एनी बेसेंट जी से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। और वहीं पर पूछा जाता है कि इंडिया ओपिनियन पुस्तक किसकी है या पत्रिका किसकी है? तो इंडिया ओपिनियन जो है वो भी महात्मा गांधी जी की है। और ये इन्होंने कब प्रकाशित की थी? तो जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। अब गांधी जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? वो भी महात्मा गांधी जी की है। हिंद स्वराज भी किसकी है? ये भी महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया इन्हीं की है। इंडिया ओपिनियन भी इन्हीं की है। तो ये सारी चीज़ें इनसे ध्यान रखेंगे। और ये 9 जनवरी को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से।
ये भी आप लोगों को पता होगा। 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। और अभी आप लोगों को पता होगा कि इस बार कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है, तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बात कर ले एनी बेसेंट की, जो हम लोगों ने कहा यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि न्यू इंडिया किसकी है, तो न्यू इंडिया किसकी है, एनी बेसेंट जी की। एनी बेसेंट जी से ये ध्यान रखेंगे कि जो कांग्रेस, आप लोगों को पता होगा कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। वो इसकी फर्स्ट महिला थी, फर्स्ट वुमन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम इंडियन वुमन की बात करें कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस की, तो वो ध्यान रखेंगे सरोजिनी नायडू जी, 1925 कांग्रेस अधिवेशन। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से जो दादा भाई नौरोजी हैं, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और आप लोगों को पता होगा कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने ही की थी। तो इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो किसका था, किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी जी की ही है, ध्यान रखिए। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। द मराठा केसरी, ये सारी पुस्तकें किसकी है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की ही है। तो आप लोगों को पता होगा इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में मनाना शुरू किया था, किसने, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही थे, यानी कि वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। तो ध्यान रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।